जो है अभी मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को एकत्रित करूँ और क्योंकि मुझे लगता है चाय व्यवस्था के लिए सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं और मुझे आपके लिए चाय खुद थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। आप आराम से बैठिए और कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं जो है मुझे लगता है परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। राही सर हमारे बीच है उपस्थित, तो ज़ोरदार तालियों से राही सर का हार्दिक अभिनंदन। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आप सभी को विदित है कि पुस्तक लोकार्पण में इस सत्र में हमारे पास पुस्तकों की संख्या अधिक है, क्योंकि हमारे लिखने वाले साहित्यकार काफ़ी हैं और मुझे लगता है समय छोटा रहेगा हमारे लिए, लेकिन हमें इस कम समय में अधिक से अधिक पुस्तकों का लोकार्पण करना है। और मैं चाहती हूँ, मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि सभी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है आप सबका सहयोग मिलेगा। और अभी जो है हम अध्यक्ष के बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में जेपी पांडे जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जेपी पांडे जी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। श्री जयप्रकाश पांडे भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में संयुक्त महानिदेशक डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले वह अपर सचिव संघ लोक सेवा आयोग और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और शिक्षा मंत्रालय में काम करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने और लागू करने के रूप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और हम आपको अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं। ये सबसे बड़ी बात है किसी भी साहित्य में रुचि रखने वाले की कि उनकी उपस्थिति हमारे बीच होना। वे कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, समसामयिक विषयों पर संपादकीय लेख जैसे लेखन विधा में भी नियमित कार्यरत रहते हैं। विभिन्न कवि सम्मेलनों, दूरदर्शन, आकाशवाणियों से नियमित काव्य पाठ के साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते रहते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से सर का स्वागत है। और मुझे लगता है कि अच्छा यही होगा कि अब हम आगे बढ़ें और सबसे पहले स्वागत के लिए मैं जो है आदर्श मिश्र के लिए आप मैम, मैथिली मैम आप आगे आइए और राही सर के स्वागत के लिए मैं चाहूँगी कि आप आइए स्वागत करें। सर सर अब हम जीपी पांडे सर के लिए कोशिश करते हैं। मैम आप आगे आइए। हाँ जी ज़रूर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हुए हाँ आइए आप सब। हमारे बीच अभी जो हैं रेखा राजवंशी जी हैं। अच्छा आशिमा कोल जी हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में अभी मैं आशिमा कोल जी को बुलाना चाहूँगी। पहले मैं इनका परिचय दे देती हूँ। आशिमा कोल जी श्रीनगर कश्मीर में जन्मी और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षित आशिमा कोल हिंदी की सुपरिचित कवित्री हैं।
रचनाएं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारित विभिन्न साझा संकलनों में कहानी और कविताएं शामिल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं। इनके 10 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है, एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। सम्मान की सूची तो लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो हिंदी काव्य विभूषण की मानद उपाधि, शब्द माधुरी सम्मान, राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान, स्मृति साहित्य सम्मान, साहित्य शिल्पी सम्मान आदि से सम्मानित हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करते हैं। आज आशिमा कौल मैम की पुस्तक का लोकार्पण है, औरत, माटी और प्रेम कविताएं। मैं पहले मैम से कहूँगी कि हाँ मैम, मैम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी पुस्तक के बारे में कुछ शब्द कहें मैम, रिलीज कर दीजिए। ठीक है मैम। मैम पुस्तक मैं आशिमा मैम से कहूँगी कि कुछ शब्द कहें मैम। ज़रूर ज़रूर। समय सीमा का मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या समय सीमा रखी गई है तो मैं सीधे मैं कवित्री हूँ, मूलतः कहानियाँ भी लिखती हूँ, लघु कथाएँ भी लिखती हूँ, लेकिन बेसिकली आई एम ए पोइटिस। मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मेरे 10 काव्य 11, इनफैक्ट ये शायद 11वां होगा। तो प्रबुद्ध मंच हैं यहाँ पे और बहुत खुशी की बात है कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हैं। मैं सोचती हूँ कि इधर उधर की बात किए बगैर मैं सीधे अगर अपनी भूमिका से ही कुछ ले लेती हूँ तो शायद सबका समय बचेगा। इसका जैसे टाइटल आप देख रहे हैं, औरत, माटी और प्रेम की कविताएं। टाइटल बाद में आया, कविताएं पहले आ गई थी, चलती रहीं धीरे धीरे सक्रिय। आपको पता है ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है। ये तो कुछ जब मस्तिष्क में आता है तो उतारता रहता है। और जो मैक्सिमम कविताएं हैं वो इन्हीं 3 पर आधारित लगी मुझे, तो मैंने यही इसका नामकरण किया। देखिए, और मैंने इसमें से ही ले रही हूँ कि औरत धरा की तरह ही प्रेम, धैर्य और पोषण देती है, जिससे रिश्ते और जीवन पनपते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता प्रेम, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और सम्मान से विकसित होता है। ये प्रेम परिवार को एक साथ बांधे रखता है और जीवन को अर्थ देता है। स्त्री के प्रेम की नींव सम्मान पर टिकी होती है। जब उसे सम्मान मिलता है तब वो प्रेम को महसूस करती है
और ये प्रेम उसे अपने साथी पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। शुक्रिया। मेरे इस संग्रह में औरत, माटी और प्रेम से जुड़ी हुई कई कविताएं हैं। औरत माटी की तरह होती है, पुरुष का प्रेम उसे मनचाहे आकार में ढाल सकता है। औरत की कोमलता में छुपी होती है संभावनाओं की अनगिनत परतें। स्त्री प्रेम के माध्यम से रिश्तों को सींचती है, जैसे किसान माटी से फसल उगाता है। वो धरती की तरह ही हर रिश्ते को आधार और प्रेम देती है। औरत के प्रेम, समर्पण और धैर्य पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है। ऐसा मैं ही नहीं, शायद आप सभी मानेंगे इस बात को। और इसी भूमिका में एक कविता है। अभी किसी ने बोला कविता, तो मैं इस भूमिका से ही कविता ले लेती हूँ। मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ तो ज़्यादा मेरे को इजी रहेगा। ये भूमिका में है कविता। तुम्हारे मुस्कुराने से ये कायनात चलती है, तुम्हारे मुस्कुराने से ये कायनात चलती है। सूरज उगता है, कोपले मुस्कुराती हैं, इठलाती हैं कलियां और नदियां बल खाकर बहती हैं। झरने झर झर बहते हैं, भंवरे फूलों पर मंडराते हैं और आकाश में चांद तारे टिमटिमाते हैं। तुम्हारे समर्पण से बादल बरस जाते हैं, नदियाँ सागर में मिल जाती हैं और फल फूलों से लदी डाली सब अर्पण कर पुनः खाली हो जाती है। तुम्हारी बातों से रहता है क्रियाशील, तुम्हारी बातों से रहता है क्रियाशील ये जीवन संसार, और तुम्हारे शब्दों से झरता निस्वार्थ प्यार लाता है जीवन में बहार, समझाता है जीवन मृत्यु का सार। औरत तुम्हारे धैर्य पर ही टिका है सत्य, औरत तुम्हारे धैर्य पर ही टिका है सत्य। तुमसे ही गतिमान है धरा इस मिथ्या संसार में, आकाश सब पर विद्यमान है छत बनकर, और तुम्हारा होना ही इस सृष्टि का आधार है, इस सृष्टि का आधार है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस संग्रह के लिए मैं नेटबुक्स की तो हुई आभारी, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे ये पुस्तक दे दी। साथ ही मैं अपने हमारे सभी के प्रिय आदरणीय अनिल शर्मा जी की भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इतने व्यस्त रहते हुए भी कविताएं पढ़ी और उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, तो इसके लिए मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए और मेरे इस खुशी में शामिल होने के लिए। और राही जी बैठे हैं, राही जी हमारे श्रद्धेय हैं, उनके सामने बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मजबूरी थी बैठना मेरी, तो मैं बैठ गई। और बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार सर। धन्यवाद मैम। आपकी कविताओं में वो दिल को छूने वाली बात है। और आगे बढ़ते हैं। और अभी जो है मैं बुलाना चाहूँगी जो है अगली लेखिका को, सतविंदर कौर जी। इन्होंने लिखा है, कविताएं लिखना मेरा उद्देश्य हमेशा से जुनून रहा है और ये प्रकाशक के रूप में कार्यरत हैं। और मैं मैम से अनुरोध करूंगी अपनी पुस्तक सभी को दीजिए और आगे बढ़ते हैं जी।
मैं मैम से कहूँगी कि अपनी पुस्तक के बारे में कुछ शब्द कहें। और हाँ जी ज़रूर ज़रूर। तो मैं सुनीता पाहुजा मैम से कहूँगी कि मैम का स्वागत करें। हाँ जी हाँ ज़रूर। हाँ थैंक यू सर आपका आने का। थैंक यू सर आपका आने का और हमें आशीर्वाद देने का, ताकि ऐसी हम अच्छी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग पोएम्स लिखते रहें और दुनिया इन्हें पढ़े और कुछ हमको सीखने को मिले। थैंक यू। जोरदार तालियां। देखिए, कविताएं लिखना अपनी जगह है, लेकिन जो जिस क्षण में एक बड़े कवि के साथ बैठे हों उसकी अनुभूति ही अलग होती है। और हाँ जी हाँ। सर मैं यहाँ मंगवा देती हूँ सर के लिए, अभी मंगवा देती हूँ। हाँ जी सर, मैं यहाँ मंगवाती हूँ आपके लिए, आप बैठिए सर। हाँ अभी मंगवाती हूँ। हाँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से थैंक्स टू हमारे चीफ गेस्ट, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया। आई माई सेल्फ इज़ एन एजुकेटर, नो डेज आई एम जर्नलिस्ट आल्सो, एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग फॉर माई पोएम व्हेन आई वाज 15 years old। माई एक इंग्लिश की पोएम थी माई विश, जिसको अभी मैंने हिंदी में इस बुक में लिखा है। और मेरी बुक का नाम है ज़िंदगी हौसलों से, जहाँ उम्मीद हार नहीं मानती। तो आज मैं हिंदी दिवस के लिए थोड़ा सा हिंदी के लिए कुछ बोलूँगी। देखिए, हमारे हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हर स्टेट चाहता है हमारी अपनी लैंग्वेज का एक वो हो, पर जब से मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। और हमारा नेशनल जैसे बर्ड है पीकॉक है, इस तरह नेशनल अलग अलग चीज़ें हैं, तो हिंदी के लिए। तो बीच बीच में कई बार हिंदी के लिए अप एंड डाउन्स आते रहे। और जब मैं अभी हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ माउंट आबू से, मॉडर्न डिफेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैं एक्स हेडमिस्ट्रेस हूँ। आई वाज टीचिंग इंग्लिश क्लास 9, 10th, 11 and 12th, and especially I am specialized in basic grammar, and I have written one book, One Stop Solution, written by Satinder Kaur। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी कि सबको टाइम मिलना चाहिए। और मैंने एक सिर्फ हिंदी के लिए कुछ लाइनें लिखी हो। मेरी पहली कविता थी माई विश, जिसको मैंने हिंदी में उच्चारा है मेरी इच्छा। उसको मैं नहीं पढ़ूंगी, पर मैं हिंदी के लिए आज बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं टू ऑल ऑफ यू। हिंदी जो है वो भाषा नहीं, हमारी पहचान। मेरी कविता का नाम है हिंदी भाषा नहीं हमारी पहचान। हम हिंदुस्तानी हैं, भाषा है हमारी हिंदी। हम हिंदुस्तानी हैं, भाषा है हमारी हिंदी। कितनी सरल कितनी मधुर है हमारी हिंदी। जो समझे इसे मुखों की बोली कहकर कमतर, जो कुछ कहे कि ये इतनी अच्छी नहीं ना इतनी भोली, पर वो क्या जाने हिंदुस्तान की असली हिंदी। हैव यू अंडरस्टूड माई दिस लाइन? वो क्या जाने हिंदुस्तान की असली हिंदी। जब उतरती है भावों की शायरी में हिंदी, पुरानी होकर भी कितनी न्यारी है हमारी हिंदी। पुरानी होकर कितनी भी न्यारी है हमारी हिंदी। चारों दिशाओं को जोड़ने वाली एक ही भाषा है जो हिंदी है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है। चारों भाषाओं को जोड़ने वाली संगम है हिंदी। कूट कूट पर हर हिंदी में भरी है हमारी हिंदी। जिसने हर दुख सुख हर संकट में साथ दिया, जिसने हर दुख सुख हर संकट में साथ दिया, वही तो है हमारी प्यारी और मीठी हिंदी। हिंदी केवल शब्द नहीं, हिंदी केवल शब्द नहीं, संस्कारों की पहचान है। जैसे मैंने इस पोएम को टाइटल दिया है हिंदी भाषा नहीं हमारी पहचान। सो हिंदी केवल शुद्ध नहीं, संस्कारों की पहचान है। दिलों को जोड़ देती है जो, वही इसकी शान है। अपनी भाषा से प्रेम ही सच्ची देशभक्ति है। हिंदी में ही हमारी आत्मा की शक्ति है। अपनी भाषा से प्रेम की सच्ची देशभक्ति है। हिंदी में ही हमारी आत्मा की शक्ति है। थैंक यू सो मच कि आई हैव बीन ऑनर्ड बाय टुडे फॉर दिस हिंदी पोइम। ये मेरी पहली पोइम थी हिंदी की और माई विश जो मैंने इसमें लिखी है। थैंक यू सो मच एंड आई ऑलवेज विश
For all of you, really God bless you and give you good strength and success in every moment of life. Thanks a lot once again, sir. अच्छा, धन्यवाद मैम। हिंदी के प्रति आपका इतना प्रेम देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि जैसे आज विश्व हिंदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आपने ये कविता प्रस्तुत की, ये एक अच्छी शुरुआत है। वैसे तो हम सभी भारतीय भाषाओं को लेकर चलने की बात कहते हैं, साथ में हिंदी के लिए विशेष रूप से कहना कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छा लगा। और अभी आगे बढ़ते हैं। और मैं, क्योंकि अभी राही सर आ रहे हैं अभी 2 मिनट में, तो मैं कोशिश करूंगी। अभी हमारे बीच हैं मीरा सिंह जी, और पहले मैं इनका परिचय दे दूं। बैठिए मैम, मैं आपका परिचय देती हूं पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आप इधर आ जाइए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आइए। हाँ जी, मीरा, हाँ। मैं डॉक्टर मीरा सिंह के लिए जोरदार तालियों की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहली बात कि कविता भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु ये कार्यरत हैं, और इनके कविता संग्रह प्रेरणा लोकार्पण अमेरिका में हुआ था। हृदय की झनकार, उद्धार और कहानी संग्रह, संस्मरण, आत्मकथा, ये आज पोडियम नहीं है, पोडियम की वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, और साहित्य रत्न पुरस्कार, प्रवासी साहित्यकार सम्मान। और आज जिन पुस्तक की लोकार्पण करने वाले हैं वो है, पुस्तक का नाम टूटे पंखों की उड़ान। यह एक उपन्यास है, टूटे पंखों की उड़ान, और जीजी विशा एक कहानी संग्रह है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे बीच रेखा राजवंशी जी हैं, तो वो आए और इनका सम्मान करें। तो जोरदार तालियां। हाँ 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 जी। क्या नाम है मैम? अभी देखते हैं। ओके मैम, बुलाते। जोरदार तालियां। हाँ, और अब पुस्तक लोकार्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे सबसे वरिष्ठ भाषा विज्ञान में भाषा परिवार में रह चुके हैं हमारे जयशंकर यादव जी, तो मैं इन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और डॉक्टर और बहुत सारे लोग हमारे प्रशिक्षक विद्वान हैं, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। एक बार साथ हो जाइए, साथ हो जाइए आप लोग। यस, आप भी आ जाइए साथ में। यस सर, देखिए। हार्दिक बधाई मैम। और मैम मैम अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर, हाँ ठीक है। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि समय सीमा को देखते हुए, जैसा कम से कम। जी जी,
मैं आपको यहाँ 2 किताबें प्रस्तुत की हूँ और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राही जी जैसे लोग यहाँ पे हैं और भाई साहब हैं, बहुत सारे विद्वान और साहित्यकार हैं, उन सबको नमन करती हूँ। और इन दोनों की खासियत क्या है, शायद मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग उस पे अपनी कलम चला पाते हैं या चलाए होंगे। जो टूटे पंखों की उड़ान है, ये एक उपन्यास है जो विकलांगों के ऊपर है और उनके बचपन की गाथा से लेकर के और प्रोफेसर बनने तक या बैंक में नौकरी करने की एक जो उनकी हुनर है, कौशल है। इवन एक छोटा सा बच्चा भी जो विकलांग है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने ये अनुभव किया। कहाँ? चित्रकूट विश्वविद्यालय है, दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना, जगतगुरु शंकराचार्य का नाम भी मैं यहाँ ले रही हूँ, उन्हीं कुलपति हैं, वहाँ पर मिलने का भी सौभाग्य मिला। तो वहाँ जो मुझे ये एक अद्भुत ऊर्जा दिखाई दिया, उसने मुझे ये उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित कर दिया। आप सभी जानते हैं कि पोलियो जब होता था तो कोई दवाई नहीं होती थी, तब से लेकर आज तक की उसमें जीवन गाथा है। और दूसरी पुस्तक जो है जिजीविषा करके है। जिजीविषा का अर्थ ही होता है कि जीने की एक अद्भुत क्षमता या उत्कंठा, इच्छा। तो इसमें उस तरह के जो काम करते हैं, सड़क बनाते समय कभी आपने अगर देखा होगा कि झाड़ू लगाती हैं सब उनकी माँ, और तब जाके अलकतरा लगाया जाता है तो हमारी गाड़ियाँ सरासर आगे बढ़ती हैं। लेकिन उनके अंदर भी जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, वे अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ हम पढ़े लिखे लोग नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ इसमें हैं जो प्रेरणा देती हैं बच्चों को, बच्चों की माँ को, बच्चों के पिता को और हम लोग जैसे लोगों को, कि लिख करके उनको उजागर किया जाए। वो करें तो बहुत शार्ट में। और जहाँ सबको कविता कहने के लिए आपने मौका दिया है, कविता मेरा हृदय है, हृदय की एक बहुत संवेदनशील भावना है। तो मैं बहुत छोटी सी कविता इन्हीं भावों को लेते हुए, चूँकि कवि सम्मेलन में था, शायद वहाँ से नाम निकल गया है, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर कह दूँ मैं उसे। और ज़रूरी है, हम बैठे हैं लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मन में बहुत कम संवेदना है, मरती जा रही है। उसी को लेकर मैं कहना चाह रही हूँ कि हम अगर हमारे में ही नहीं है तो मैं दूसरे से क्या उपेक्षा कर सकते हैं। जीवन सौहार्द हो, ढेरों सौगात हो, जग में प्रकाश हो तो मंगलमय संसार हो। नीति धर्म साथ हो, नीति धर्म साथ हो, संस्कृति प्रकाश हो, जन कर्म प्रधान हो तो जीवन महान हो, जीवन महान हो। खुशियाँ अपार हो, रिश्ते विनात हो, मन में सद्भाव हो तो अद्भुत उल्लास हो, अद्भुत उल्लास हो। जन व्यवहार हो, कटुता न द्वार हो, कटुता न द्वार हो। हृदय में उजास हो तो झांझर झंकार हो, झांझर झंकार हो। कल्पना ललाम हो, नहीं स्वाभिमान हो ना अभिमान हो, स्वाभिमान का ही मान हो तो भारत महान है, भारत महान है। नारी न हेय हो, नारी न हेय हो, पुरुषों का ध्येय हो, नहीं अत्याचार हो तो जगे उजियार है, तो जगे उजियार है। शक्ति का उत्थान हो तो जन कल्याण है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि कविता के साथ मैम ने जो उसे गाने गाकर जो समा बनाया है तो वो अपने आप में अच्छा रहा। और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी जो है कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं
मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी दिव्या मैम। दिव्या मैम के लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, जोरदार तालियां। और आदरणीय डॉक्टर अरुणा अजितसरिया मैम को। और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस पुस्तक लोकार्पण की साक्षी बन रही हूँ। अरुण अजितसरिया मैम जो हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की और 35 वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा तथा टीचर्स ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए संप्रति कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के हिंदी विभाग से अंतर्राष्ट्रीय मुख्य परीक्षक और प्रशिक्षक के रूप में जुड़ी हैं। सन 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से एमबीई की उपाधि, भारत के उच्चायोग लंदन द्वारा जॉन गिलक्रिस्ट यूके हिंदी शिक्षण सम्मान, कथा यूके द्वारा प्रवासी संसार शिक्षा सम्मान आदि से सम्मानित है। साहित्य समीक्षा डीएनए में है और हिंदी से प्यार से जुड़कर आलेख और संपादन में संलग्न है। और मुझे लगता है कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे शब्द कम हैं क्योंकि मैम की बारे में बोलना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है अब हम पुस्तक लोकार्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। पुस्तक मैम की है प्रवासी साहित्य श्रृंखला में प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर मैम के लिए एक अतरंग वार्ता। यह एक तरह से साक्षात्कार रहा और मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पर जिस तरह से साक्षात्कार हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम कुछ सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ज़ोरदार तालियां मैम के लिए। और अब मैं चाहती हूँ उनकी पुस्तक, मैम आपकी पुस्तक पहले सम्मान करते, सॉरी अरुणा मैम, हाँ जी आगे आइए मैम। और मुझे लगता है दिव्या मैम करें तो और अच्छा है। हाँ जी हाँ, ले बेटा। ये तो मुझे लग रहा है दो बहनों जैसा प्यार हो गया, एक दूसरे का सम्मान करना। हाँ मैम, अरुणा मैम को, हाँ जी, यस मैम, दोनों मैम मैम को, सॉरी हाँ मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यह सम्मान हर एक उस साहित्यकार का सम्मान है जो भाषा के लिए समर्पित है। चौबे जी और जवाहर जी के साथ तो किताबें तो सुबह ही बट गई थी, तो मैं इसमें से एक थोड़ा सा भाग पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग को बताया गया, इस पुस्तक का बीज पड़ा था कोविड काल में, जिस समय हम लोग अपने अपने घरों में बंदी थे और आपस में मिलना, साक्षात मिलना संभव नहीं था। तो मैंने एक वातायन की एक गोष्ठी में दिव्या जी को एक मैसेज भेजा कि मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। और मैंने सोचा दिव्या जी तो शायद इतनी व्यस्त हैं, क्योंकि उन दिनों वे हर शनिवार को वातायन की गोष्ठी कर रही थी। तो लेकिन 2 मिनट में ही उनका उत्तर आया, हाँ बिल्कुल। तो मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई और फिर मैंने उनको कुछ प्रश्न लिख के भेजे। तो मैंने सोचा शायद एक प्रश्न का एक उत्तर आ जाएगा, और उन्होंने बहुत ही विस्तार से और आगे और बहुत ही विस्तार के साथ इन्होंने उसका उत्तर दिया। उनके उत्तर में से इतने प्रश्न निकले कि मुझे फिर और प्रश्न पूछने पड़े, और फिर उसका जब उत्तर आया तो इसका ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोग लगभग 1.5 वर्ष तक इस प्रक्रिया में संलग्न रहे। और फिर अचानक लगा कि अरे ये तो इतनी सारी सूचनाएं एक साथ मिल गई हैं, इसकी तो किताब बन जानी चाहिए। तो यहाँ से इस किताब की शुरुआत हुई, और बाद में उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में और अन्य विद्वानों के आलेख मिला करके इस पुस्तक की रचना हुई है। तो मैं इसमें से एक छोटा सा अंश पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मैं बैठ के पढ़ती हूँ, बैठ के पढ़ती हूँ। तो ये आपको एक वानगी देगा कि कैसे प्रश्न के उत्तर, जैसे साक्षात्कार, अगर प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो तो उसमें इतने विस्तार की गुंजाइश नहीं होती है,
क्योंकि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं समय की सीमा रहती है, लेकिन इस तरह के साक्षात्कार में समय की कोई सीमा नहीं थी और दिव्या जी को खूब सोच समझ के लिखने का अवसर भी था। तो मेरा ये प्रश्न था, मैं प्रश्न से शुरू करती हूँ। प्रश्न था इनका जो एक उपन्यास था उसके बारे में मैंने पूछा था, तो उन्होंने लिखा, मैंने पूछा था दिव्या जी इस उपन्यास की रचना की पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। तो दिव्या जी ने लिखा, लंदन में वे हमारे शुरुआती साल थे और हम दुबके दुबके रहते थे। 1992 के बाहर नेहरू केंद्र लंदन की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मुझे बहुत सी पार्टियों और समारोहों में जाने का मौका नियमित तौर पर मिलने लगा। मेरे लिए क्योंकि सब नया नया था, मैं चुपचाप लोगों को बड़े ध्यान से सुना और गुना करती थी ताकि इस नए माहौल से तालमेल बैठा सकूं। जो कुछ भी मैंने इन पार्टियों और समारोहों में देखा, सुना और महसूस किया, उसी की अभिव्यक्ति थी ये रचना। इसे प्रयोगधर्मी कहा जा सकता है। जबकि रंगमंच मुझे हमेशा से रोमांचित करता है, किंतु उसकी विस्तृतता को मैं शायद दरकिनार कर देती हूँ, जैसे कि पोशाक, पर्दे, कुर्सी, मेज आदि। पर मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती, पाठक पर छोड़ देती हूँ कि वह अपनी कल्पना से मेरे पात्रों और दृश्यों में रंग भरे। खैर, ठुल्ला की लाभ कहानी लिखने के उपरांत भी मेरे मन में बहुत से चरित्र मंडराते रहते थे जो बहुत कुछ और कहना चाहते थे, किंतु उन दिनों मैं नेहरू केंद्र लंदन के कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्त रहने लगी। सप्ताहांत पर भी मुझे उनके आपात इंतजामात में जुट जाना पड़ता था, इसलिए इसे पूरा करने में मुझे सालों लगे। 30 पर दफ्तर की राजनीति ने मुझे झकझोर डाला था। अवसाद से उबरते 2 साल लगे। अवसाद से उबारा भी तो एक सरकारी अधिकारी श्रीमती पद्मजा जी ने, जिन्होंने न केवल मेरे घावों को भरा अपितु मेरा परिचय भारतीय दर्शन से करवाया। नौकरी के अंतिम वर्ष ऐसे खूबसूरत होंगे, ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हीं के अनुरोध पर मुझे मार्गरेट रोड ब्राउन के चित्रों पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल पुस्तक फ्लावर्स ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया के संपादन का काम सौंपा गया। मेरे मन को शांति मिली, एक तो इसलिए कि मेरी मनपसंद का काम था, दूसरे कि प्रतिकूल राजनीति के चलते उच्चायोग मुझे अब भी काबिल समझता है। खैर, इसका विवरण फिर कभी। तो ये इस छोटे से अंश में उनके जीवन के उतार चढ़ाव, और क्योंकि मैं लंदन की राजनीति से भी परिचित थी और उस समय दूर से इनको देख रही थी, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से परिचित भी नहीं थे जब नेहरू केंद्र में ये सब घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन इस एक छोटे से अंश में उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव थे उसको समझ पाना, मुझे लगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस अंतरंगता से और इतनी बेबाकी से उन्होंने अपनी इतनी कठिन स्थिति को सहज रूप से व्यक्त कर दिया है। और इससे मुझे समझने में सहायता मिली कि इनकी शैली क्या है। इसकी शैली में एक और बेबाकी है, दूसरी ओर संवेदना को संप्रेषित करने की क्षमता है, और तीसरी बात है तटस्थता, कि कोई अपने बारे में इतना तटस्थ होकर के कैसे लिख सकता है। तो मैं तो आपको पूरी किताब पढ़ के सुना दूं, क्योंकि मेरे को बहुत ही, और मैंने तो इतनी बार पढ़ा है क्योंकि फिर ये जब किताब छपने वाली थी तो इसके एडिटिंग सारी मैंने की थी जी। हाँ, ये किताब कल विश्व पुस्तक मेला में वहाँ जो भोपाल वाला जो है स्टॉल, उसमें मिल रही है। ये आईसेक्ट से प्रकाशित है, तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ने की रुचि बढ़ा सकी हूँ, तो आप लोग अगर पुस्तक मेला में जाएं तो भोपाल का जो स्टॉल है उसमें आईसेक्ट प्रकाशन के अंतर्गत ये किताब उपलब्ध है। और मुझे क्षमा करें कि मैं आज यहाँ किताबें नहीं बांट सकती क्योंकि किताबें सुबह ही सुबह बट गई थी। धन्यवाद।
जी, मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मुझे लगता है दिव्या मैम, अरुणा मैम जिस तरह से लिखती हैं वो हमारे दिलों को छू जाता है और इतनी गहराई से लिखती हैं। और आप सब यहाँ आए और साथ में पुस्तक लोकार्पण हुआ, तो आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी रेखा राजवंशी जी को। हाँ जी सर। मैम, हाँ जी हाँ जी। रेखा राजवंशी एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। बूमरिंग ऑस्ट्रेलिया के 40 कवि और साथ में इनके अनुवाद और गृहस्वामिनी महिला विशेषांक की अतिथि संपादक अनन्य ऑस्ट्रेलिया। और साथ में सम्मान तो उन्होंने हिंदी गौरव सम्मान और प्रवासी साहित्यकार सम्मान लिए हैं। और ज़ोरदार तालियों से मैं इनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूँगी सुनीता मैम को। हाँ जी। ये बहुत अच्छे। और अब हम ऑस्ट्रेलिया, ओह ज़रूर, अब हम पुस्तक लोकार्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम। पुस्तक का नाम है त्रिशंकु। हाँ जी। धन्यवाद मैम। मैं चाहूँगी कि बस 2 मिनट में कुछ छोटा सा कहें, क्योंकि हमें सभी को बारी बारी बुलाना है। मैं 2 मिनट भी ना लूँ तो भी ठीक है, लेकिन धन्यवाद तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। तो बाल स्वरूप राही जी बहुत पुराने मेरे परिचित हैं, रेखा राजवंशी, अगर याद हो आपको। अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका जी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और त्रिशंकु के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोलूँगी कि अयन प्रकाशन से प्रकाशित है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस किताब के बारे में, जो लघु कथा के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर बलराम अग्रवाल ने ये लिखा था कि इन कथाओं की उल्लेखनीय खूबसूरती ये है कि ये सभी मनुष्य के पक्ष में सकारात्मक सोच से लबरेज हैं और वैश्विक सीमा रेखाओं को भी ध्वस्त करती हैं। तो इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं, चीन, श्रीलंका आदि देशों और वहाँ के मूल निवासियों और गोरे जो लोग हैं जिनको हम वाइट ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, उनके बारे में भी ये कहानी, उनकी कथाएं नहीं है लेकिन उनसे हमारे जो अनुभव जुड़े हुए हैं उसके बारे में है। तो डॉक्टर राम निवास मानव, वो भी एक लघु कथा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही लिखा था कि प्रवासी भारतीयों को ना पूरी तरह भारत से जुड़े रह पाने की सुविधा है, ना ऑस्ट्रेलियाई जीवन में पूरी तरह रच बस पाने की सहजता। यही द्वंद्व इन लघु कथाओं में है। तो त्रिशंकु के बारे में सुबह भी मैंने बताया था। मैंने इसलिए कहा है कि हम त्रिशंकु हैं क्योंकि जब हम
क्षमा चाहती हूँ, या तो सॉरी, मुझे आदत नहीं है सॉरी। तो अब मैं ये कहना चाह रही थी कि त्रिशंकु में सिर्फ ये है कि हम ना यहाँ के रह पाते हैं प्रवासी भारतीय, ना हम विदेश के हो पाते हैं, क्योंकि हम जब आना भी चाहते हैं तो हम यहाँ के समायोजित नहीं हो पाते। हमारी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और इम्यूनिटी लो हो जाती है। हम वापस वहाँ रहते हैं तो हम बहुत मिस करते हैं अपने भारत को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने खाने पीने को। सिर्फ यही बहुत सारी चीज़ें। और न्यू नाजी मूवमेंट अभी चल रहा था जिसमें ये था कि वो वाइट ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाइए। ये कहानियाँ वहाँ तक पहुँची हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम, धन्यवाद मैम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी अर्चना पेनुलू जी को। वे नॉर्थ सीलैंड इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापन करती हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है। अब तक उनकी 9 पुस्तकें, 4 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह और एक डैनिश हिंदी अनुवाद प्रमुख प्रकाशों द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त अगर मैं सम्मानों की श्रृंखला गिनूँ तो काफ़ी बड़ी है, तो अधिक समय न लेते हुए पुस्तक लोकार्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं मैम से आग्रह करूंगी कि कुछ शब्द कहें अपनी पुस्तक के बारे में। मैम। सॉरी हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सब। अभिनंदन। ये अलकनंदा सूत उपन्यास वाणी से प्रकाशित हुआ है अभी नवंबर 2025 में, और आदरणीय निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसकी भूमिका लिखी है। एक कारण यह है कि अलकनंदा सूत कोई भारतीय डायस्पोरा पर नहीं, ये मेरे मूल स्थान उत्तराखंड पर रचित है। तो मैं इसका बस, क्योंकि समय कम है, तो मैं 2 मिनट में इसके थोड़ा प्रस्तावना आपके सामने सुना रही हूँ। अपने 50वें जन्मदिन पर मेरे पिताश्री को मेरी माँ की तरफ से जो तोहफा मिला, शायद उसकी उन्होंने कामना नहीं की थी। लड़की हुई है, दाई ने खबर दी। पिताजी का मुंह लटक गया, बहुत देर तक कुछ ना बोल पाए। आज का दिन हमारे परिवार के लिए कुछ अनोखा रहा। पिताजी का जन्मदिन तो है ही, वो भी 50वां, और 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। एक मेरी बहन पैदा हुई है और मेरी सबसे बड़ी बहन माँ बनी है। मैं थोड़ा लास्ट, मेरे पिताजी ने अपने 50 साल के जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। अपना बचपन, किशोरावस्था, पढ़ाई, नौकरी, पदोन्नति और माँ से शादी का किस्सा। ये पहले ही साफ कर दूँ, मेरे पिता ना तो फ्रीडम फाइटर है, ना लीडर, ना अभिनेता, ना गैंगस्टर। वो एक बेहद साधारण व्यक्ति है, और मैं भी पितृभक्त स्वर्ण कुमार नहीं हूँ। फिर भी उनके जीवन की कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी साधारण से कुछ अलग है। वैसे मैं अपने पिता का नाम यूँ ही नहीं लेता। मेरे स्कूल के रजिस्टर में
मेरे नाम के आगे पिता के नाम के कॉलम पर दर्ज है शिवानंद गैरोला। जब मैं उनके जीवन वृत्तांत को लिखूंगा तो उन्हें केवल शिवानंद ही संबोधित करूंगा, क्योंकि एक लेखक के लिए उसके पात्र केवल पात्र होते हैं। तो मैं कहाँ से शिवानंद की जीवन कथा कहाँ से शुरू करूं? इतने सारे विवरण हैं, इन सबको काल कर्मानुसार कैसे प्रस्तुत करूं? जीवन गर्भ से मरण तक एक निरंतर प्रक्रिया है। खैर, मैं प्रारंभिक बिंदु में नहीं जाऊंगा, वहां से शुरू करूंगा जब शिवानंद उस बार अपने गांव जा रहा था। उत्तुंग पर्वतों पर प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ उसका छोटा सा गांव सेवल सन 1940 में भला कैसा रहा होगा। धन्यवाद। ठीक है, बोलते हो। हाँ 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 हाँ, आपका स्वागत। ठीक, अब मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूँगी सुनीता पाहुजा मैम को, और उनकी पुस्तक जो है, मैम 1 मिनट मैम। और सबसे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। मैम आइए, सुनीता पाहुजा मैम और अर्चना पेनुली मैम से कहूँगी कि उनका स्वागत करें। मैम की पुस्तक का नाम है मॉरिशस की साहित्यिक सुगंध। तो साहित्य और देश को कैसे जोड़ती है ये साहित्य की सुगंध, तो आगे हम उन्हीं से 2 लाइनों में जानेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद अर्चना जी। तो पुस्तक लोकार्पण हेतु जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम, और धन्यवाद सभी को। तो मैम 4 पंक्तियों में इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। परम श्रद्धेय डॉक्टर बाल स्वरूप राही जी, डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर विनयशील चतुर्वेदी जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी हमारे सुधी श्रोताजन। संचालक बहुत अच्छा कर रही हैं नर्मदा जी, बहुत सारी परेशानियों के बीच में देख रही हूँ, लेकिन फिर भी सब स्मूथ हो रहा है। आपको लग रहा है, लेकिन वो क्रॉस स्टिच की तरह है, सामने से सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो मेरी जो ये पुस्तक है मॉरिशस की साहित्यिक सुगंध, ये ऐसा पुष्पगुच्छ है जिसमें मॉरिशस के ही 40 से अधिक रचनाकारों की 64 रचनाएं हैं इसमें, और ये सब हिंदी के कुछ लेखक हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, अलग अलग जो काम करते हैं, कहीं किसी तरह से जुड़े हुए, लेकिन हिंदी से सबको प्यार है। तो उनकी खासियत यही थी कि वो हिंदी लिखना चाहते थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो ये जो रचनाएं हैं ये सच कहें तो जो प्रवासी धारा है उसका प्रतिनिधित्व करती है सच में, क्योंकि भारत की मिट्टी से मीलों दूर भी इसमें वो सांस्कृतिक चेतना है जो बताती है कि मॉरिशस के लेखकों के लिए भाषा और संस्कृति उनकी अस्मिता है, मात्र भाषा नहीं है, मात्र संस्कृति नहीं है, लेकिन उनके लिए उनकी अस्मिता है। तो बस 2-4 लाइनें मैंने ये पुस्तक समर्पित की है। इसमें बस भूमिका में आपको मेरा कुछ पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा इतिहास ना लेकर, लेकिन 3 साल मुझे मॉरिशस में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भारतीय उच्चायोग में। तो उस दौरान मेरा जो भी लेखकों से परिचय हुआ, संवाद हुआ, वो इतनी आत्मीयता में बदल गया, और उसका ये प्रतिफल ये पुस्तक है। तो ये मैंने समर्पित की है अभिमन्यु अन्नत जी को, जिनको हम सब जानते हैं, उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो क्योंकि उनकी रचनाएं सबने पढ़ी हुई थी, तो मैंने किसी से अनुरोध किया, उन्होंने इसमें एक लेख लिखा, अभिमन्यु अन्नत के प्रमुख उपन्यासों में चर्चित युवा समस्याएं। तो इस तरह कोशिश की कि अभिमन्यु जी की सभी रचनाएं उपन्यासों के बारे में आ जाए। और मैंने इससे समर्पित किया है डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी को, जो हिंदी प्रेम के अमर स्तंभ हैं। वे मॉरिशस के प्रमुख कवि रहे हैं। हिंदी भाषा के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम को उन्होंने अद्वितीय प्रेम जो है और उनका समर्पण उसके प्रति, भाषा के प्रति, उसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं। मैं उनकी 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा, उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा एक ऐसी चीज़ है
जिसने मेरी संस्कृति को अब भी बचाए रखा है, उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा का वह अभिनंदन करे। हिंदी मेरा अपना जीवन है, हिंदी मेरे जीवन का भी जीवन है। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ। और बृजेंद्र कुमार भगत मधुकर जी की भी इसमें कविताएं हैं जो भोजपुरी में है। मैं 2-4 लाइनें उनकी पढ़ के और समाप्त करती हूँ। जब यहाँ से हमारे पूर्वज गए थे, जो हमारे भाई, तो उन्हें कहा गया था कि वहाँ सोना मिलेगा। तो उसी पर वो अपनी कविता सोना के सपना में वे जीवन की पीड़ा का वर्णन कुछ इस तरह करते हैं। सोनवा के लोभवा में देसवा बिसर ले हो, सोना सुन मरीचिया के नाम। उनसे मॉरिशस को कहा गया कि मरीच देश में ले जा रहे हैं। सुन के कि पग पग सोना सवा शेर, मिली करे के न परी एको काम। आइते मरीचिया में सुनवा सुदेहिया में, बंधाइल गुलामिया जंजीर। खाई के त रात दिन लाठी, खाई के त रात दिन लाठी गारी लात, मिले पिए के नयनवा के नीर। तो उन सब की स्मृतियों को, उनके संघर्षों को समर्पित है ये पुस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरा सौभाग्य कि मुझे आप सबकी धन्यवाद मैम। और धन्यवाद मैम। अब आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर नीलम वर्मा जी को। और डॉक्टर नीलम वर्मा जी एक हृदय रोग विशेषज्ञ एवं कवित्री हैं। कल्पतरु की ओर से कविता विदुषी सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं और प्रकाशित पुस्तकों की लाइन इतनी लंबी है कि मुझे समय लगेगा, लेकिन बस मैं बता देती हूँ। गज़ल संग्रह, खंड काव्य, अंतरंगिनी आदि इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काफ़ी सम्मान मिल चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले इनका स्वागत हो। तो स्वागत के लिए मैं तरविंदर कौर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मनोबल को बढ़ाने के लिए किसी भी साहित्यकार के लिए तालियां ज़रूरी हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैम की पुस्तक का नाम है, क्योंकि सुबह ही मुझे पता चला, पिक्चर बुक रामायण है इन हाइकू पोइट्री। तो इतना मैं, क्योंकि मुझे आज सुबह ही पता चला, तो मुझे लगता है पुस्तक के बारे में मैम ही बताएंगी। हाँ जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद मैम। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि 2 मिनट आपका समय शुरू होता है अब। हाइकू तो 3 ही लाइन में पूरा हो जाता है। आज इस अवसर पर यहाँ ये पुस्तक का लोकार्पण के समय में राही जी, पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विनयशील जी, नरेश शांडिल्य जी, आप सब यहाँ हैं। सुनीता पाहुजा जो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, और रेखा जो पता नहीं कहाँ से मेरे जिसको कहते हैं ना कि 7 समंदर पार से भी अगर तार से तार अगर जुड़ जाए तो दोस्ती होने में वक्त नहीं लगता। ये रामायण जो मैंने इंग्लिश हाइकू में लिखी है, इसका एक खास पर्पस है। मुझे ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति, देखिए हमारा जो भारत की परंपरा रही है, हम आक्रमण किसी मुल्क पर हम नहीं करते और हम किसी को कन्वर्ट भी नहीं करते, लेकिन अपनी संस्कृति को हमें जीवित रखना है। और इस समय का जो परिवेश है
उसमें जो हमारी जनरेशन्स बाहर गई हुई हैं, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैं जानती हूँ उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन्स आज हैं, तो उन तक हम इसका जो सार है, जो इसका एसेंस है, क्योंकि वो लोग हिंदी पढ़ नहीं सकते इतनी अच्छी तरह, और इंग्लिश में जितने भी धार्मिक ग्रंथों की जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो इतनी एग्जॉस्टिव हैं कि उससे उनको बहुत बार वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि यंग एज के जो बाहर हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के टीनेजर्स हैं, उनको थोड़ी उत्सुकता देने के लिए कि रामायण कैसे है, मैं एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में मैं उसको उनके सामने मैं लेकर आऊँ। तो मुझे लगा कि, और ये जो हाइकू की मैंने विधा इसलिए चुनी कि मुझे लगा कि इंग्लिश में हाइकू जो है वो इजीली इंटरप्रेटेबल है, और हाइकू का जो एक 3 पंक्ति के सिवाय एक जो उसके अंदर जो उसकी मिस्ट्री वो ये है कि वो प्रकृति के साथ कंसर्न्ड होना चाहिए, उसका कोई उसके साथ में कनेक्शन होना चाहिए। तो मैंने रामायण में से वो अंश छांटे जो कि कहीं ना कहीं, और क्योंकि वो इतनी लंबी यात्रा है उनकी श्री राम की, तो उसमें प्रकृति के साथ बहुत से ऐसे ड्रामेटिक अंश थे, और मैंने 20 हाइकू में पूरे रामायण को पिक्चर्स के साथ कहने की कोशिश की है। एक हाइकू में इसके सामने जो लास्ट बट वन है, जो क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पूरी पुस्तक को कर रही थी कि कुछ इसमें ऐसी कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, तो जो कि लोगों को लगे हाँ ये पूरे रामायण का कुछ इन्होंने नया कहा। तो उसमें जब रावण के वध के बाद का जो मैंने 3 लाइनों में कहा है वो मैं आपके सामने पिक्चर में भी दिखाना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इमॉर्टल रावण ड्रॉप्स डेड, फेथ ऑफ सीता इन राम ट्रायम्फ्स। अगर सीता को राम में विश्वास नहीं होता तो राम विजय का कोई अर्थ ही नहीं था, राम रावण से युद्ध ही नहीं कर सकते थे। तो इट वॉज द फेथ ऑफ सीता विच हैड वन। सो इस तरह से मैंने हर हाइकू में, और मुझे ऐसा भी लगता है जब तक हाइकू में कोई सरप्राइजिंग बात ना कहो, और इसमें एक इसकी जो सक्सेस है मुझे अपने घर में ही पता चल गई। मेरा ग्रैंडसन जो 3 साल का था उसके सामने मैंने ये बुक रखी और उसको मैंने इसमें खोल के दिखाया। सी वो तो क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं सारे हिंदी बहुत कम बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं। मैंने उसको बोला कि सी दिस इज राम, दिस इज सीता। शी सेड एंड ही सेड नो। आई सेड व्हाई? माँ सीता। I was, yes, this book is for you. Thank you. धन्यवाद मैम। मुझे लगता है जिस तरह से ये पुस्तक बच्चों में रामायण के प्रति जागरूकता और उनको हमारी संस्कृति से जोड़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद मैम। और आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आशा शर्मा जी को, और सुनीता पहुजा मैम से कहूँगी कि उनका स्वागत करें अंग वस्त्र के साथ। जब तक स्वागत होता है, हाँ हाँ, आशा शर्मा जी, हाँ, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। और 5 किताबें वे प्रकाशित कर चुकी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी हैं, कुल 70 सम्मान मिल चुके हैं। और यह रिसर्च पेपर मेरे लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। सम्मान इंडिया स्टार रिपब्लिक अवार्ड, आइकॉनिक लेडी और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित हैं। और पुस्तक लोकार्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, धन्यवाद मैम। मैम 2 शब्द कहेंगे आप?
बहुत आभारी हूँ IGNCA की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी किताब का विमोचन यहाँ कर सकूं। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित श्रोता और मेरे प्रिय आत्मीयजनों, ये किताब लिखने का मेरे दिमाग में इस तरह आया। ये क्षण आज मेरे लिए सिर्फ किताब का विमोचन नहीं है, बल्कि स्वयं से मिलने की यात्रा का एक उत्सव है। मैंने कोशिश की कि मैं अपने संकटों को, अपनी विपत्तियों को खुद सॉल्व कर सकूं, खुद उनका समर्थन ढूंढ सकूं। हम दुनिया में बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। हमने कभी अपने आप की यात्रा नहीं की। मैंने उस यात्रा के लिए कोशिश की कि हम अगर अपने आप को मिलते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई संकट, कोई दुख आपको नहीं तंग नहीं कर सकता। आप बहती धारा की तरह चलते चले जाते हैं, आपको कोई दुख नहीं लगता, सुख नहीं लगता। इसी विचार को लेके मैंने अपनी इस किताब में लिखा। ये मेरी किताब जो है, ये अभिव्यक्ति है जिन शब्दों को हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, मगर कभी लिख नहीं पाते। मैंने कोशिश की उनको अपनी किताब में कलमबद्ध करने की। मैंने मौन पे लिखा। जीवन में मौन का बहुत बड़ा स्थान है, जो हमें शांति देता है, हमें संपूर्णता देता है। मैंने लिखा, जब मौन कहीं छू जाता है, एक तार कहीं जुड़ जाता है। प्लीज़ या मैं बोलूं या आप बोल लीजिए, कृपया या तो सुनिए आप, या फिर मैं बोलूं या आप बोल लीजिए। आई एम सॉरी टू से। मेरी किताब की जो पहली लाइनें हैं, मैंने मौन पे लिखी। जब मौन कहीं छू जाता है, एक तार कहीं जुड़ जाता है मौन जीवन की परिभाषा, यही मौन मुझे बतलाता है। उस शून्य की अभिलाषा में मैं भी कहीं खो जाता हूँ। सच पूछो, उस क्षण में मैं संपूर्ण शून्य हो जाता हूँ, मैं संपूर्ण शून्य हो जाता हूँ। इस पुस्तक की हर पंक्ति, हर कविता एक आत्म संघर्ष की गूंज है। मैंने लिखा, मैंने रख दिए चिराग आंधियों के आगोश में, मैंने रख दिए चिराग आंधियों के आगोश में, पुकारा उसे दिल से न फिर आया कभी होश में, पुकारा उसे दिल से न कभी आया फिर होश में। ये क्या तूफान भी लौ को सहला रहा था, ये क्या तूफान भी लौ को सहला रहा था, और ये सब तमाशा देखकर मैं मुस्कुरा रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। बहुत शुक्रिया। अभी आत्म स्वीकृति की बात करते हैं। इस किताब में आत्म स्वीकृति है, जिसमें शांति पाने में सबसे बड़ा योगदान है। मुझे ना वो तख्तो ताज चाहिए, ना वो कोई मुझे वो मिलता है, न तख्तो ताज से मिलता है, न किसी साज से मिलता है। मुझे जब भी वो मिलता है, दिल की आवाज़ से मिलता है। और कभी भीतर जगाने की प्रकाश की अनुभूति, इसको मैंने महसूस किया। जब अंदर प्रकाश आपके जागृत हो जाता है, तो मेरा ख्याल है आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो। ये दुनिया आपको पूर्ण तौर पे बेगानी लगती है। इसका दुख और सुख बहती धारा की तरह चलता है, आप इससे सम्मिलित नहीं होते। मैंने लिखा, मैंने खुद को पाने की कोशिश में महसूस किया, वह नया ही एक देश था, न कोई किसी का वेश था। वह नया ही एक देश था, न कोई किसी का वेश था, न इंसान था न भगवान था, बस संपूर्णता का ज्ञान था। न इंसान था न भगवान था, बस संपूर्णता का ज्ञान था। शांत सी एक आवाज थी, शांत सी एक आवाज थी, मीठी सी धुन उसके साथ थी। सब तरफ रोशन था, न लौटने का कोई मौसम था। ऐसा ही एक सांस था। वो लम्हा बहुत ही खास था, वो लम्हा बहुत ही खास था। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। वो लम्हा तुमसे आबाद था, सिर्फ तेरे होने से शाद था। वो लम्हा तुमसे आबाद था, तेरे होने से शाद था। ये मेरी किताब थी, स्वयं से अनुभूति। और मैं ख्वाहिश करूँगी, मेरी इच्छा रहेगी, अगर मेरी लिखी ये लाइनें किसी को मजबूर कर दें अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी समस्याओं का खुद उसका निवारण ढूंढने के लिए, तो मैं समझूंगी मेरी कविताएं सार्थक हुई। दूसरी किताब मेरी आज जिसमें हमारी लोकार्पण हुई है, श्री गीता काव्यांजलि। गीता जयंती पे मुझे करनाल बुलाया गया था, हरियाणा में।
तो मैं जा नहीं सकी, तबीयत नहीं ठीक थी। तो एक गिलानी हुई, उस गिलानी को दूर करने के लिए कोशिश की कि सारे हिंदुस्तान से मैं वो उन लोगों को एकत्रित करूं अपनी इस किताब में जो गीता के ऊपर लिख सकते हैं। पर बड़े अफसोस की बात है कि सारे हिंदुस्तान से मुझे 25 कविताएं मिली जो गीता पे लिखी गई, और उसी के ऊपर मैंने ये किताब बनाई। मैं चाहूँगी कि आप भी इसको गो थ्रू करें, इसको पढ़ें और उनके विचार जानें। इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, क्योंकि हम भी समय सीमा से बंधे हुए हैं और जेपी पांडे सर को भी कहीं जाना है, तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए आदरणीय नरेश शांडिल्य सर को बुलाना चाहूँगी। और सर के बारे में कहूँ तो इनकी कविताएं कई बार मैंने सुनी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा बीबीसी पर रचनाओं का प्रसारण हो चुका है और 100 से अधिक पुस्तकों की समीक्षाएं की हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा काव्य टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी की साहित्यिक कृति सम्मान से हैं। और मैंने जैसे कहा लंबी सूची है, और मैं भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान 2001, वातायन लंदन यूके द्वारा वातायन कविता सम्मान 2005 प्राप्त कर चुके हैं। और सर की एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद है। यूं कहने को बहकता जा रहा हूँ, यूं कहने को बहकता जा रहा हूँ, मगर सच में संभलता जा रहा हूँ। उलझता जा रहा हूँ तुझ में जितना, मैं उतना ही सुलझता जा रहा हूँ। भले बाहर से दिखता हूँ मचलता, मगर भीतर ठहरता जा रहा हूँ। ज़मीं से पाँव भी उखड़े नहीं, फलक तक भी मैं उठता जा रहा हूँ। नदी एक मुझ में मिलती जा रही है, मैं सागर सा लहरता जा रहा हूँ। तो सर का सादर आमंत्रण है, और मैं अरुणा मैम से अनुरोध करूँगी कि वो सर का सम्मान करें। हाँ, तालियां, जोरदार तालियां। सर की पुस्तक का नाम है मेरी अपनी सोच। कितना अच्छा नाम है, मेरी अपनी सोच। और हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। कवर पेज ये अच्छा है, अच्छा सुझाव है। और सर, हाँ जी, आप एक ले लीजिए हाथ में। धन ये लीजिए सर। सर, 2 शब्द। ये मेरा दूसरा दोहा संग्रह है। ये श्वेत वर्णा से प्रकाशित हुआ है और राही जी ने इसकी भूमिका लिखी है और अनिल जोशी जी ने, दोनों ने इनकी भूमिका लिखी है। थोड़ा बहुत दोहों के लिए जाना जाता हूँ। लिखता तो मैं गज़लें, कविताएं, गीत सब लिखता हूँ। नुक्कड़ नाटकों के गीत भी मैंने लिखे हैं। तो इस पुस्तक से कुछ 2-4 दोहे आपको सुना देता हूँ। पहला ही जो टाइटल है, मेरी अपनी सोच, कि तू पत्थर की ऐंठ है, तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, तेरी अपनी सोच है,
मेरी अपनी सोच। और मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। एक दोहा है जुगनू और चांद पर, मैंने लिखा है। जुगनू बहुत तुच्छ सा जीव है और चांद आकार प्रकार में, लेकिन उलझ जाते हैं दोनों, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। तो क्या बात निकल के आती है, देखिए कि जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से, उलझ नहीं हो बेकार। जुगनू बोला चांद से, उलझ नहीं हो बेकार। मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। मैंने अपनी रोशनी, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। और एक दोहा कह के अपना स्थान लेता हूँ कि एक जो फ़कीराना अंदाज होता है कवियों में, स्वाभिमान। बेशक होगा शाह वो, बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फ़कीर। बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फ़कीर। उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। धन्यवाद। हाँ, ये जो दोहा था, तो ये इसकी एक थोड़ी छोटी सी एक कहानी है 1 मिनट की, कि आशुतोष राणा को जब विलेन का अवार्ड मिला, जब वो यंग एज में थे, तो यंग ही हैं अभी भी, तो वो जब पहला अवार्ड मिला उन्हें, तो उन्होंने सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। सब जितने भी जिनको अवार्ड मिले वो हिंदी में बोले, और हिंदी में उन्होंने मेरा दोहा कोट किया। उनसे पूछा गया कि इतनी छोटी उम्र में ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धि ले ली है, तो उन्होंने कहा कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरा ही दोहा उन्होंने कोट किया कि छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक। छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। सागर जैसा स्वाद है, सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी 2-4 पंक्तियों में गागर में सागर भर जाता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी ललित कुमार सक्सेना जी को। ललित कुमार सक्सेना जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातक हैं और राष्ट्र रत्न सहकार जगत साहित्यिक मंच राजस्थान द्वारा सुसंग काव्य गंगाधारा लखनऊ उत्तर प्रदेश अध्यात्म शिरोमणि एवं शब्द सिंधु अंतर्मन द्वारा वर्ल्ड ऑफ मिशन सम्मान अन्य बहुत से सम्मानों से सम्मानित हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार से सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। पुस्तक का नाम है सफर जो गुजर गया। हाँ जी, हाँ आइए, परिवार के सदस्य आए तो कृपया मंच पर आ जाएं, सादर आमंत्रित है। दौड़ कर आइए, जल्दी जल्दी आइए। कोई बात नहीं, हाँ हाँ आइए आइए, आप भी हैं बेटा, ठीक है। धन्यवाद सर। जैसा समय की कमी है और सर को भी जाना है, तो कम शब्दों में सर। देखिए, कम शब्द होते हैं या 2 शब्द होते हैं, और ये गरिमा होती है मंच पे जब साहित्यकारों का मेला लगा हुआ हो, एक कुंभ हो, और तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा
जैसा सम्मेलन हो तो वहाँ शब्द कम बोलने ही पड़ते हैं। मैं इस पुस्तक के संदर्भ में आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे बचपन की गुल्लक है। मैं बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मैं मात्र 14 वर्ष का था जब मेरे पिता का देहांत हुआ, और वसीयत के रूप में मेरे पिता ने मुझे 3 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई, और माँ उनके गम में पागल। शब्द अपने आप ही कम हो रहे हैं। मैं अपने हर संघर्ष को कभी किसी के कंधे पर रख करके कह नहीं पाया। सबने अपना सर मेरे कंधे पे रखा, लेकिन मैं अपना कंधा किसी के सर पे या अपना सर किसी के कंधे पे नहीं रख सका। तो मैंने अपनी एक डायरी बना ली जिसको नाम दिया प्रिय, और मैंने इसमें शब्द पिरोए शुरू किए, और वो शब्द ऐसे रहे कि कहीं बिखरते रिश्ते थे तो नई पीढ़ियों का एक अंतर। और ये किताब मैंने बेसिकली समर्पित करी अपने पिता को, क्योंकि मैं अक्सर, लोग कहते हैं कि मैंने इनको खो दिया, मैंने उनको खो दिया, मैंने इसको खो दिया। मैंने कभी पिता को खोया ही नहीं। मैं अक्सर अपने पिता से संवाद करता रहा हूँ। दीवार पर टंगी तस्वीर मेरे लिए एक हौसला थी, मेरे लिए एक हिम्मत थी। बस उन्हीं से प्रेरणा पाके इस पुस्तक को मैंने जन्म दिया, आकार दिया। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप इस पुस्तक को पढ़ें। ये मेरी और आपकी सबकी कहानी है। इसमें केवल मेरी कहानी नहीं है, समाज की सभी लोगों के साथ जीवन में कुछ घटित हुआ है, और वो घटनाएं इस किताब के अंदर हैं। ये मेरे संस्मरण हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और हाँ जी, और धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प और प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप को। इनकी पुस्तक का नाम है चैन की बंसी और रिश्तों का सच। डॉक्टर सुधा शर्मा विगत 40 वर्षों से हिंदी शिक्षण में साहित्य सर्जन से जुड़ी हैं। अब तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें व्याकरण एवं पुस्तकें थी, और 3 दर्जन सम्मानों एवं पुरस्कारों से अलंकृत हैं। इनकी नवीनतम कहानी संग्रह है। और प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप वर्तमान में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपको 42 वर्षों का प्रशासन, हिंदी प्रशिक्षण, शिक्षण का अनुभव है। पुस्तक लोकार्पण से पहले मैं चाहूँगी इनका स्वागत किया जाए, तो मैं इधर से अर्चना पेनुली मैम से अनुरोध करूँगी। हाँ जी मैम, आइए सर। थैंक यू, धन्यवाद मैम। और आइए मैम, पुस्तक का लोकार्पण प्रारंभ करते हैं। आप हाँ, हाँ। सर आप किसी को मोबाइल देके आप भी आ जाइए। अच्छा लगेगा मैम को अगर पति साथ में होंगे। सर की भी पुस्तक का लोकार्पण है, परंतु पहले सर पत्नी का साथ देना सबसे पहले आवश्यक है, उसके बाद पति अपने बारे में सोच सकते हैं। रिश्तों का सच, वाह। और सर आप अपनी पुस्तक भी, सबसे पहले हम सर का सम्मान करेंगे। सर नरेश शांडिल्य सर से कहूँगी एक बार सर का सम्मान करें। आगे आ जाइए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितना अच्छा है, पति पत्नी दोनों लेखक हैं, वाह।
हिंदी विभागाध्यक्ष हैं सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। सर ने हाँ जी और आपकी पुस्तक सर आपकी पुस्तक का लोकार्पण। हाँ हाँ बहुत ही अच्छा नाम है चैन की बंसी, जो हमें बहुत आवश्यक होती है। हाँ आज की ज़रूरत है। धन्यवाद। और समय सीमा को देखते हुए अगर आप 2 मिनट में कुछ कहें। मैं इसीलिए देखकर पढ़ रही हूँ ताकि कम समय में बात बता सकूं। आज परिवार में ज्यों-ज्यों शिक्षा एवं सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, त्यों-त्यों पारिवारिक संबंधों में तनाव एवं कटुता बढ़ती जा रही है। आपसी संबंधों पर स्वार्थ हावी होता जा रहा है। रिश्तों का यही यथार्थ चित्र टूटते बिगड़ते रिश्तों का आईना है, रिश्तों का सच। यह अद्विक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जो प्रगति मैदान में ये भारत मंडपम में उपलब्ध है और इसमें 8 कहानियां हैं। मेरे अपने, कोई दयावान है जो, असली दहेज, रिश्तों का सच, बचपनहीन बच्चे, क्षम्य अपराध, उस रात, सूर्य समान। ये कहानियां स्याही से नहीं अश्रु जल से लिखी गई हैं। किसके अश्रु जल से? यह तो पाठक इन्हें पढ़कर स्वयं समझ जाएंगे। इन कहानियों को पढ़कर अनेक भुक्तभोगियों की अश्रुधारा रोके नहीं रुकी। इन कहानियों में टूटते परिवार का दर्द है तो परिवार को जोड़कर रखने के उपाय भी हैं। ये कहानियाँ कोरी कल्पना पर आधारित नहीं हैं, ये तो अपने आसपास के परिवारों में यथार्थ रूप में दिख जाएंगी। पाठक इन कहानियों को मन से एकांत में दत्तचित्त होकर पढ़ें, चिंतन करें और अपने तथा दूसरे के परिवार को भी टूटने से बचाएं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा तभी चरितार्थ हो पाएगी। बस मेरा यही उद्देश्य है कि सब मिलकर रहें, कोई परिवार ना टूटे। इस पुस्तक के लेखन का यही उद्देश्य है। धन्यवाद। अमृतसर से डॉक्टर किरण खन्ना हमारे साथ हैं, उनकी भी पुस्तक का आज लोकार्पण हो सकता है, तो मैं कोशिश में थी। मैम दूसरे सभागार में मन संचालन में व्यस्त थी, लेकिन राही सर हों और हम कैसे मौका जाने दें, तो इस कोशिश में वो आई हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले मैं मैम का सम्मान करने के लिए डॉक्टर अरुणा मैम को बुलाना चाहूँगी। सबका सौभाग्य होता है। अरे वाह, डॉक्टर अरुणा मैम हो और हम ऐसे कैसे मौका छोड़ दें। अरे वाह, जोरदार तालियां। और मुझे लग रहा है जो यहाँ से जा रहे हैं वो अभी राही सर को सुनने का अवसर खो रहे हैं, क्योंकि 2 पंक्तियाँ सर से सुनने बिना हम कैसे जाने देंगे। तो वो इधर उधर ना ही घूमे, अच्छा है, क्योंकि राही सर अभी थोड़ी देर में कुछ बोलने वाले हैं और मुझे लगता है वो सभी को इंतज़ार रहता है। हाँ जी सर।
धन्यवाद। और किरण मैम 2 मिनट में कुछ अगर भारतीय और हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विमर्श, विवेचन, विविध विमर्श। मुझे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2024 में मैंने सुना इस विषय में कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन नॉलेज सिस्टम एक उपक्रम शुरू किया है जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से जाना गया है। उत्सुकता हुई, उसका लिटरेचर पढ़ा, गूगल बाबा से पूछा तो उत्सुकता और बड़ी, प्रोजेक्ट्स अप्लाई किए। भगवान की कृपा से नॉर्थ इंडिया में पहली बार प्रोजेक्ट मुझे मिला, विलुप्त हो रहे भारतीय लोक नृत्य। उस पर मैंने कार्य किया तो एकदम से ख्याल आया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से एक संगोष्ठी मांगी जाए इसके ऊपर। भेजा प्रपोजल तो झट से उसके ऊपर जो है वो मुझे सहमति मिल गई। तो ये पुस्तक जो है भारतीय ज्ञान परंपरा हिंदी और हिंदीतर साहित्य में विविध विमर्श, उस संगोष्ठी में पूरे भारत से जितने भी वहाँ पे जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने नवाचारी आलेखों के साथ आए, उन सभी का एक संग्रह है। इसके बीच में भारतीय ज्ञान परंपरा के सैद्धांतिक, दार्शनिक, आर्थिक और बहुत सारे विविध पक्षों का हिंदी साहित्य में जो विमर्श हुआ है, जहाँ जहाँ पर उन सभी के आलेख को जो है उनका संग्रह किया गया है और मैंने इसको संपादित किया है। ये संग्रह वास्तव में जो बिजनौर से, छत्तीसगढ़ से, इधर से आसाम से जितने भी वहाँ पे हमारे आलेख पढ़ने के लिए आए लोग, और इस संगोष्ठी को और भी बड़ा आशीर्वाद मिला जहाँ से मैडम अरुणा आई हैं यूके लंदन से, तेजेंद्र शर्मा जी स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने इस संगोष्ठी को आशीर्वाद दिया। इस पुस्तक को मेरे साथ उन्होंने बनाया, इसमें उनका भी आशीर्वाद है। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि राही जी हैं और आप हैं और इस पुस्तक को आशीर्वाद मिल रहा है। मैं और पुस्तकें इस तरह की यहाँ भिजवाऊँगी, मेरे जिस साथी को चाहिए नर्मदा जी को बताएं, मैं स्पीड पोस्ट करूँगी। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विमर्श हैं वो वास्तव में पढ़ने योग्य हैं और बहुत जो हैं संजीदा और प्रबुद्ध व्यक्तित्वों ने इसमें अपने आलेख दिए हैं। आभार नर्मदा जी, आपका आभार हमारे मंच का, और आभार इस सभागार में उपस्थित सबसे प्रिय हमारे जो हैं दर्शक और श्रोता, जिनके बिना हर जो कार्यक्रम है वो फीका रहता है। आभार, नमन। धन्यवाद किरण जी। अब भाग के आपको दूसरे कार्यक्रम में फिर जाना है क्योंकि ये वहाँ से संचालन से आई हैं और राही सर हों और कुछ मुक्तक ना सुने, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं सादर अनुरोध करती हूँ सर से। अब इतना अच्छा समारोह अटेंड करने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा, खुशी मिली। अब समय काफ़ी हो गया, 1-2 मुक्तक सुना देता हूँ। कवि को बुलाओगे तो कविता सुनाए बगैर वो नहीं छोड़ेगा। ये तो पक्की बात है, देर हो गई हो या जल्दी हो। 2 मुक्तक आपको सुना देता हूँ। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। देखिए, प्यार जिन क्षणों की गवाही नहीं देता वो क्षण व्यर्थ है। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। तो कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। तो आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। तो आज की शाम ने इतनी रंगीन आप बना रहे हैं और बना दीजिए। तो ये तो एक मुक्तक और बस। ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया, ये तो नहीं कि ये मेरा
जिंदगी का पहला मुक्तक है। जब मैं बच्चा था और मैंने सबसे पहले ये मुक्तक पढ़ा, जालंधर में पढ़ा, धूम मच गई पहली बार ये कविता पढ़ के। ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया, इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं, इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं कि तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। ये मेरा पहला मुक्तक है जो मैंने जालंधर में पढ़ा और लोगों ने बहुत मेरी सराहना की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। और मुझे लगता है जेपी सर के पास काफ़ी पुस्तकें हो गई हैं पढ़ने के लिए, और सर को एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, तो आप आए तो तहे दिल से हार्दिक आभार सर। और हाँ जी सर, कुछ कहना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और राही सर हैं जिनको पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, और उनके साथ बैठना बड़ा सौभाग्य की बात है। और इतनी सारी पुस्तकें, मुझे तो लगभग 6 महीने का काम मिल गया है। और जब पुस्तकें मुझे मिलती है तो मुझे लगता है मेरा लिखना बहुत कम है, मुझे दूसरे को जितना पढ़ना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है। और कहते हैं कि कोई अगर 2 लाइनें लिख दे तब भी उसकी क्रिएटिविटी दुनिया को बदल सकती है। ये साहित्य ही हमें इंसान बनाए रखती है, नहीं तो रोज़गार काम में तो हम लोग पता नहीं मशीन बनते जा रहे हैं। और यहाँ तो इतनी सारी पुस्तकें विविध विषयों की है। सर के मुक्तक के बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं 2-4 लाइनें पढ़ता हूँ। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता कि हमारे चेहरे की मुस्कान ही हमारा पहचान पत्र बन जाती। काश ऐसा हो जाता कि हमारे चेहरे की मुस्कान ही हमारा पहचान पत्र बन जाता। हर एक जानने वाला हमें अपनी मुस्कान से जानता, हर एक जानने वाला हमें अपनी मुस्कान से जानता। कभी अजनबियों से मुलाकात होती, जब हम उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाते, अपनी मुस्कान से उनको अपना बना लेते। इस तरह एक एक अजनबी को पहचान पत्र दिखाते जाते और सारी दुनिया को अपना बना लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखते रहिए, जो जो लिख रहे हैं। कई लोगों की पहली पुस्तक है, कई लोगों की बहुत सारी पुस्तकों के बाद की पुस्तक है, बट लिखने का क्रम जारी रखिए, क्योंकि दुनिया को खूबसूरत बनाने में आपका सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर, और सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।